हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, सक्षमता की क्लास चल रही है और सक्षमता क्लास की ये आपका नेक्स्ट क्लास है और ये टेस्ट नंबर आपका है 25। इसके पहले आपका 24 टेस्ट आपका हो गया है। अगर आप 24 टेस्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। पीछे वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट था दोस्तों आपका जीके जीएस का। यहां से बहुत सारा सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे यहां जुड़ सकते हैं डेली लाइव क्लास में। आपको पीडीएफ नोट्स भी यहां पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा सक्षमता परीक्षा के लिए। और ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं हमारे यहाँ। और पीछे जो क्लास हो गई है वो सारे आपको मिल जाएंगे 6 से लेकर के 10 क्लास तक आपको। उसके अलावा सारे जितने टेस्ट हुए हैं, एनसीईआरटी एमसीक्यू नोट्स भी मिल जाएगा। सब चीज आपको उपलब्ध यहाँ पर करा दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज होगा आपका टेस्ट नंबर आपका 25, जहां हम लोग देखेंगे 50 से अधिक महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे सवाल को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से बहुत सारा सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट रूप में आपको लड़ेगा। तो ये है 7857824310, जहां पे आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 9 बजे से आपकी डेली क्लास चलती है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास का ये पहला वीडियो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। देखिएगा कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। बताइएगा निम्न में से सदिश राशि दोस्तों कौन सी है ना। एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। तो सदिश से किसे कहते हैं ये आपको याद होना चाहिए। अदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश का मतलब जिसमें मात्रा और दिशा दोनों निहित हो, है ना। सदिश का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें मात्रा भी निहित हो और उसकी दिशा भी निहित हो, तो इसे कहेंगे हम सदिश की राशि। ठीक है, सदिश राशि का एग्जाम्पल क्या होगा आपका, जैसे वेग है, बल है, संवेग है, विस्थापन है, तो ये सारे आपके सदिश राशि हो जाएंगे। तो यहां पर हम कह रहा है कौन सा यहां पर सदिश राशि होगा, तो यहां पर हो जाएगा हमारा चाल प्रवणता जो है दोस्तों, ये है आपकी सदिश राशि। ठीक है, याद रखना है। एक होता है आपका दोस्तों अदिश राशि। ठीक है, क्या होता है अदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें केवल क्या हो तो परिमाण हो, है ना। केवल जिसमें परिमाण हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का एग्जाम्पल आप याद रखना है। चाल हमारा क्या है, तो ये अदिश राशि है। ठीक है, और हमारा द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है ना। ये हमारा अदिश राशि है। आयतन हमारा अदिश राशि होता है। ताप अदिश राशि होता है। समय अदिश राशि होता है। दूरी अदिश राशि होता है। ठीक है, तो ये सभी आप एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि दूरी क्या है, तो दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल प्रवणता क्या है, तो ये चाल प्रवणता दोस्तों सदिश राशि है ना। अगर पूछे वेग क्या है, तो वेग एक सदिश राशि है। बल क्या है, तो ये भी सदिश है। संवेग क्या है, तो सदिश है। विस्थापन क्या है, सदिश है। तो ये सदिश और अदिश से एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब देखिएगा पीछे उठा करके, क्योंकि उसी अनुसार से हम क्वेश्चन भी डालते हैं जो आपको पीछे जो आपको पूछा गया है, और वही सिलेबस है बीपीएससी का जो आपको था आपका सिलेबस। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर सवाल आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके माध्यम से दोस्तों कुल स्थिरीकृत जो कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कह रहा है कि पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। क्या होगा, कौन स्थिरीकृत करता है। टेरिडोफाइट के द्वारा, ब्रायोफाइट के द्वारा, शैवाल के द्वारा या जिम्नोस्पर्म के द्वारा दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अपना अपना देखिए कमेंट करते चलना है। कमेंट करने से आपको याद हो जाएगा, गलत हो या सही हो जो भी आपको इसमें लग रहा है ए बी सी डी, है ना, तो आप कमेंट कीजिएगा। और इस बार आप एग्जाम में 4 ही ऑप्शन आपको रहेगा, है ना। जैसे ये 4 ऑप्शन आपको पूछा जा रहा है, तो यही 4 ऑप्शन एग्जाम में भी आपको पूछेगा, 5 ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है। निगेटिव मार्किंग भी आपको नहीं पूछेगा, है ना, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगी और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है ना। नॉर्मलाइजेशन होता है जैसे कि और भी अदर एग्जाम में, रेलवे में, बैंक में, है ना, एसएससी में जो रूल है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का, वही रूल इसमें अपनाया जाएगा, ये भी आपको बोला गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सवाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर तीसरा नंबर।
3 नंबर सवाल कह रहा है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है, तो रक्त शर्करा को क्या करना है, नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का जो स्रावन होता है ना, इसको किस ग्रंथि के द्वारा इसको नियंत्रित करेंगे, लीवर के द्वारा, अग्नाशय, पिट्यूटरी या थाइमस के द्वारा। 3 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। देखिए आप लोग के पास मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, मात्र आपके 5 से 10 सेकंड आपको समय मिलेगा कमेंट करने के लिए। तो आपको जो भी आंसर हो तो 3 के ए है ना, 3 का बी, इस प्रकार से आपको कमेंट करना है ताकि पता चल सके आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग है ना। 9 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है, तो लो आपको लेट नहीं करना है, 9 बजे से आपको जुड़ जाना है। ठीक है, सभी लोगों को दोस्तों गुड इवनिंग मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है। दोस्तों डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। आप लोग बताइएगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, जब नहीं पूछ देता है ना थोड़ा सा समस्या बढ़ जाती है। क्या पाया जाता है, मैं पहले बता देता हूं कि क्या क्या इसमें पाया जाता है। दोस्तों डीएनए में पाया जाता है आपको एडेनिन, है ना, इसी में ग्वानिन भी रहता है। ठीक है, ग्वानिन रहता है, एडेनिन रहता है, ग्वानिन रहता है, थाइमिन भी रहता है और साइटोसिन भी रहता है, लेकिन यूरासिल इसमें नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। आखिर यूरासिल किसमें पाया जाता है दोस्तों, यूरासिल जो पाया जाता है वो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है आपको यूरासिल, न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा आपका डी नंबर इसका आंसर। ठीक है, तो ये आप याद रखना है, थाइमिन है, एडेनिन है, आपको ग्वानिन है, साइटोसिन है, ये पाया जाता है आपको डीएनए में, है ना। ये पूछा जाता है आपको कई बार एग्जाम्पल में, कभी पूछेगा क्या पाया जाता है, कभी पूछेगा क्या नहीं पाया जाता है। तो साइंस भी आपको एग्जाम में पूछेगा। साइंस तो हर एक सेक्शन को पूछेगा, चाहे आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो या 6 to 8 का कर रहे हो या 9 10 का कर रहे हो या आप 11 12 का कर रहे हो, है ना। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा तो आपको दोस्तों साइंस तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि जो सामान्य अध्ययन का जो 40 नंबर का जो पूछेगा उसमें साइंस भी आपको 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगर 1 to 5 के हैं तो आपको साइंस और ज्यादा पूछेगा, लगभग 25-30 क्वेश्चन आपको साइंस पूछेगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर है आपका 5 नंबर, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है ना। हमारा खून कैसा होता है, लाल होता है। आखिर लाल क्यों होता है, उजला काइन होता है, पीला काइन होता है। ठीक है, तो लाल क्यों होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की वजह से या WBC की वजह से, प्लेटलेट्स की वजह से या सीरम की वजह से। तो जो हमारा ब्लड लाल होता है दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण है वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। आपसे एक सवाल पूछेगा कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, बताइए तो। हाँ, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है ये पूछेगा, तो ऑक्सीजन पाया जाता है ना। याद रखना है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपको प्रश्न नंबर 6 नंबर। वीडियो को देखिए आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, है ना। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, है ना, हमको कहना ना पड़े इस प्रकार से। आप लोग जैसे ही लाइव आइए 9 बजे से, तो पहला कर्तव्य आपका बनता है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दे। आप सभी के लिए ही क्लास होती है ना, और जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे तो बिल्कुल फ्री देख रहे हैं, कोई भी पेड नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम भाई साहब एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा, है कि नहीं, आप ही लोग के लिए कह रहे हैं। चलिए 6 नंबर का सवाल का जवाब दीजिएगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, है ना, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते थे, हिंदी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है ना। तो सिंधु घाटी के लोग भी तो लिखते होंगे, तो उसका कौन सा लिपि था दोस्तों, ये आप बताइएगा। और वो लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी, ये सवाल है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से लिखी जाती थी। अब ऑप्शन है कि दाईं से बाईं ओर या बाईं से दाईं ओर, या सी है कि पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर, या पहली पंक्ति बाईं से दाईं और दूसरी पंक्ति दाईं से बाईं। क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 नंबर का सवाल है।
ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी सी नंबर कमेंट किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, ये तो आपको पता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी ये आपको याद रखना है। तो खोज अगर पूछे तो आपको हो जाएगा 1921 ईस्वी में खोज हुई थी। किसने किया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है ये कब से कब तक माना जाता है? तो 2350 से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है दोस्तों। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा के जन्म से पहले का ये आपका है। 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी तक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा ना, तब आपको मजा आएगा, है ना। आप दो चार वीडियो दो चार को प्रश्न देख लीजिएगा, उससे आप इसको नहीं कर सकते। पूरा देखिए क्लास, उसके बाद आपको मजा आएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। 7 नंबर है कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? बौद्ध संगीति टोटल कितने हुए थे? तो टोटल 4 बौद्ध संगीति हुए थे। अभी मैं चारों का अध्यक्ष को बताने वाला हूं, कहां हुआ था ये भी बताने वाला हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति यहां से हमारा पूछ रहा था कि इसके अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे दोस्तों आपका महाकश्यप। कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के? तो ये लिख देता हूं मैं यहां पर, प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो द्वितीय बौद्ध संगीति हो जाएंगे सवाकामी। ये थे आपके द्वितीय बौद्ध संगीति के दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो तृतीय के हो जाएंगे आपको मोगली पुत्र तिस, है ना, ये भी आप याद रखिएगा। मोगली वो वाला नहीं, है ना, मोगली पुत्र तिस, है ना, तिस्थ। ठीक है, मोगली पुत्र तिस्थ के द्वारा ये किया गया था, तीसरे बौद्ध संगीति का अध्यक्षता। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया गया था अश्वघोष और वसुमित्र के द्वारा, है ना, ये इसमें दोनों थे, अश्वघोष और वसुमित्र आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी दोस्तों? तो आपको राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? आपको पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुई थी? आपको कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका हो जाएगा 7 का आंसर नंबर हमारा सी। और जो लोग भी सी नंबर कमेंट किए हैं बिल्कुल सही है, और अपने लिए एक ताली बजा लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? देखिए, बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक है कि नहीं, और एक होता है आपका कृत्रिम। ठीक है, तो बंदरगाह कहां पर होगा? तो जहां पर दोस्तों हमारा तटीय क्षेत्र होगा, तो ये पूरा तटीय क्षेत्र है, यहां से लेकर यहां तक, है ना, ये पूरा तटीय क्षेत्र है। गुजरात से लेकर के आपका पश्चिम बंगाल तक पूरा तटीय क्षेत्र है। भारत में अगर बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह दोस्तों, टोटल बंदरगाह, बड़े बड़े बंदरगाह 13 बंदरगाह है। आपको याद रखना है, याद रखना। आपको पूछा जाएगा कि टोटल बड़े बंदरगाह कितने हैं, तो 13। अगर पूछे टोटल छोटे बंदरगाह कितने हैं, तो छोटे 200 बंदरगाह हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्राकृतिक बंदरगाह नहीं पूछ रहा था, तो जो हमारा चेन्नई दोस्तों, है ना, जो चेन्नई बंदरगाह है, ये आपका कैसा है? ये प्राकृतिक नहीं, ये है आपका कृत्रिम। ठीक है, ये किस प्रकार का बंदरगाह है? ये कृत्रिम बंदरगाह है। लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई हमारा सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, ये याद रखना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 13वां जो हमारा बंदरगाह है वो कौन सा है? तो 13वां जो बंदरगाह है दोस्तों वो था आपका पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां है? पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो पोर्ट ब्लेयर जो आपका है ना, ये जो पोर्ट ब्लेयर जो आपका बंदरगाह है, ये आपका 13वां बंदरगाह है। ठीक है, अगर पूछे आपको कि पहला बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, ये भी तो पूछ सकता है, तो पहला बंदरगाह हो जाएगा हमारा कांडला बंदरगाह। ठीक है, और ये कांडला बंदरगाह कहां है? तो गुजरात का। और ये किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ज्वारीय बंदरगाह कौन सी है, तो वो है कांडला बंदरगाह। ये है कहां? तो आपको गुजरात में है, क्योंकि ये पहला है, और पहला काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अंतिम वाला भी याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार में है आपका। ठीक है, चलिए अगला, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के जनक किसे माने जाते हैं? घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, इसके जनक पूछ रहा है दोस्तों। इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं दोस्तों आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है जनक? वॉरेन हेस्टिंग्स को इसका जनक माना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के जनक वॉरेन हेस्टिंग्स।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर सवाल कह रहा है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है और लगभग यहां पर हम बहुत सारा सवाल आपको बताने वाले हैं। देखिए कहने का है ये 50 सवाल, लेकिन कम से कम हम आपको दोस्तों यहां पर 200 सवाल से ज्यादा हम करवा के जाएंगे आपको, ठीक है। और 200 सवाल में हम गारंटी कहते हैं कि एग्जाम में यहां से आपको कम से कम 4 से 5 सवाल एग्जाम में लड़ेगा। चलिए तो फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जान लीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर स्थापना की हम बात करें तो 1939 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा? लिख लेना है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना होती है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है, याद रखना है। देखिए सुभाष चंद्र बोस कुछ नारा भी दिए थे, है ना। उनका नारा का क्या था? जय हिंद। आप सुने होंगे जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। एक नारा उनका और बहुत प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, वो भी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस से यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक से 3-4 सवाल आपको याद रखना है। उसके बाद हम अगर बात करें 1937, तो 1937 में हुआ था दोस्तों आपको फैजपुर अधिवेशन। 1937 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन हुआ था। और फैजपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैजपुर वाला और ये हरिपुरा वाला, ठीक है। ये हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और 1939 में जो अधिवेशन हुआ था आपका, है ना, 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1938 के जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे, ठीक है। और फैजपुर अधिवेशन 1937 वाला का जवाहरलाल नेहरू किए थे। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा के लिए आपको सारे मिल जाएंगे, पीछे जो क्लास हो गई है उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, उसका भी वीडियो मिल जाएगा, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए ग्रांड बैंक ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये ग्रांड बैंक आखिर ये है कहाँ? और ये ग्रांड बैंक जो है ना, ये कोई पैसा रखने की जगह नहीं है ना। ये ग्रांड बैंक है, मछली उत्पादन क्षेत्र है, जहां पर दोस्तों ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आकर के मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों एक कुहरा टाइप का जगह बन जाता है और यहाँ पर दोस्तों मछलियों के लिए बहुत जबरदस्त यहाँ पर सीन हो जाता है, मतलब उसका भोजन बनता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मछली पाई जाती है। प्लैंकटन नामक जीव यहाँ पर उत्पन्न होता है जो मछलियों का दोस्तों भोजन है, और इसीलिए ये ग्रांड बैंक काफी प्रसिद्ध है। और ये पाया जाएगा आपको कहां पर? तो अटलांटिक महासागर में। लेकिन अटलांटिक महासागर देख लीजिए दुद्दुको में है, प्रशांत तो आपका खत्म हो गया। तो अटलांटिक महासागर के दोस्तों उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है ना, वहीं पर है ये ग्रांड बैंक, जहां पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आकर के मिलती है, ठीक है। तो वहां पर आपको बनता है ग्रांड बैंक, जो मछलियों का क्षेत्र होता है। मछलियां वहां पर बहुत पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर देखिए, आपको सूची 1 को सूची 2 से यहां पर दोस्तों आपको सजाना है, इसको आपको सजा दीजिए, ठीक है। सूची 1 में दिया गया है आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और सूची 2 में है आपका देश। यानी कि जो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये किस देश में है? शीतोष्ण कटिबंध का मतलब आप समझते हैं, है ना। शीतोष्ण कटिबंध के मतलब आप समझते होंगे, जैसे कि ये हमारा है 0 डिग्री, है ना, और 0 डिग्री से, और ये है हमारा कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, और ये दक्षिण में हमारा 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री और ये है 66.5 डिग्री, तो 66.5 और 23.5 के जो बीच है इसको कहते हैं दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध, है ना। उसी प्रकार से दक्षिण में भी होगा आपका 23.5 से लेकर के 66.5 तक, इसको कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जैसे कि कैंटबरी जो घास का मैदान है दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पुस्ताज घास का मैदान है हंगरी में। पुस्ताज कहाँ की है? हंगरी। वेल्ड कहाँ की है? तो दक्षिण अफ्रीका की। और पंपास कहाँ की है? अर्जेंटीना की, है ना। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं 1-2 की प्रेरी घास का मैदान है दोस्तों आपका उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान, और एक है आपका स्टेपीज। तो स्टेपीज घास का मैदान कहाँ है? तो ये है आपकी एशिया की घास की मैदान,
इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो ये सारे घास के मैदान आपको याद रखना है, रट लेना है। केंटवरी आपको न्यूजीलैंड, केंटवरी न्यूजीलैंड, पुस्ताज हो गया हंगरी, पुस्ताज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, पंपास आपको अर्जेंटीना, प्रेरी आपको नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, स्टेपिज आपको एशिया, है ना। स्टेपिज कहाँ है, तो एशिया में है। सहारा, सहारा तो गर्म है ना सहारा, क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध, हमको ये जितने भी घास का मैदान मैं आपको बताया हूँ ये सारे शीतोष्ण कटिबंध हैं। इसके अलावा आपको उष्ण कटिबंध का भी घास का मैदान आपको याद रखना है ना। उष्ण वाला ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है, ज्यादा पूछेगा आपको शीतोष्ण वाला। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर। देखिए आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, है ना, क्या दुश्मनी है क्या, लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है वंदे मातरम। सभी लोगों को गुड इवनिंग, 9 बजे से आपको आ जाना है और 9 बजे से आपको डेली क्लास चलती है। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था, वंदे मातरम, है ना, बताइए। वंदे मातरम जो है ये किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था दोस्तों, तो ये था आपका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था, तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905, है ना। इसकी शुरुआत का पूरा डेट आपको रट जाना है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुई थी। आखिर स्वदेशी आंदोलन होने का कारण क्या था, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके विरोध में दोस्तों ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, ये आपको पूछा जाता है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है आपको दोस्तों 6 अप्रैल 1930 से, है ना। 6 अप्रैल 1930 से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये आपको 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला था असहयोग आंदोलन, ठीक है। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात करें तो ये शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 को, है ना। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत होती है भारत छोड़ो आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का यह नारा किसने दिया, तो यूसुफ मेहर अली, ठीक है, यूसुफ मेहर अली दिया गया था, के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, ठीक है। अगला प्रश्न में चलता हूं आपका 14 नंबर। देखिए एक सवाल से मैं 4-5 सवाल आप लोग को बता देता हूं। अगला प्रश्न है कि माउंट बेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। देखिए भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को जो स्वीकार किया गया था किसके द्वारा, तो माउंट बेटन योजना के द्वारा। तो वो हुआ था 3 जून 1947, 3 जून 1947 को भाई साहब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर है 15 नंबर। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करिएगा। इसमें देखिए अधिकतर लोग यहां पर महान्यायवादी मारेंगे, जो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन को इसीलिए कहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा कि कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। किसी भी सदन पूछ रहा है, याद रखिएगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। अब संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहां पर सीधा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा राष्ट्रपति। वही बोले ना, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि संसद का राष्ट्रपति क्या है, अभिन्न अंग है। संसद किससे मिलकर के बना है, तो 3 चीज से, कौन कौन, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बना है संसद हमारा, ठीक है। तो ये हमारा ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जो का पद जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 52 में है ना। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद कितने में है, 52 में है। 53 में क्या है, 53 में है कार्यकारी शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति 53 में है। 54 में क्या है भाई, 54 में हो जाएगा दोस्तों चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। और 55 में क्या है, तो 55 में हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका। और 56 में क्या है, तो 56 में हो जाएगा कार्यकाल। राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है, तो 5 साल होता है ना। जनरली 5 साल होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी उनको हटाया जा सकता है, ठीक है, महाभियोग के द्वारा। अगर पूछे 57 में क्या है, 57 में पुनर्निर्वाचन, मतलब कि एक जो राष्ट्रपति हैं वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो 57 के अनुसार, है ना। और राष्ट्रपति से 58 में क्या है, 58 बताइए, 58 में है चुनाव लड़ने की योग्यता, मतलब कि राष्ट्रपति कौन जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो योग्यता किस में है, तो 58 में है। 61 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो राष्ट्रपति का महाभियोग, है ना। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 में है।
तो ये सारे आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों महान्यायवादी अनुच्छेद कितने में, तो 76 में है महान्यायवादी। अगर कहे उपराष्ट्रपति अनुच्छेद कितने में है, तो 63 में है उपराष्ट्रपति। तो देखिए यहाँ पर लगभग 10 सवाल हम बता दिए, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखना है। नो आप क्या करना है ना, पॉज कर लेना है इसको और फिर बाद में इसको लिख लेना है, और ये सारे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है दोस्तों, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है ये वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है, वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय जो है संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है, ये आपको बताना है। कौन सा भाग है जो राज्य के मध्य विधायी संबंध जो है दोस्तों, ये भाग 11 में है और अध्याय 1 में है। सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सीधी, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 18 नंबर। 18 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि किससे, और ये नंबर आपको ध्यान रखना है ना, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर ही आपको सारा मटेरियल मिलेगा। तो जो लोग भी इसमें देखिए 351 चार्ज है इसमें, है ना, तभी आपको सारा मटेरियल मिल पाएगा। मैं आपको बता दूं ये 351 टोटल चार्ज है जो आपको इस नंबर पे पे करना है, फोन पे गूगल पे के माध्यम से। अब तो पेटीएम खत्म हो गया तो पेटीएम नहीं कीजिएगा, है ना, पेटीएम को बैन कर दिया गया है। इसे पेटीएम अभी चल रहा है लेकिन कुछ दिन बाद पूरे तरीके से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपके अगर पेटीएम में पैसा उसा है तो उसको निकाल दीजिएगा, ठीक है। पेटीएम भी बैन हो गया आज से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पेटीएम नहीं करना है, फोन पे गूगल पे करिएगा, इस नंबर पे आपका हो जाएगा। और जो लोग भी पेमेंट करेंगे 351 उन्हीं को पीडीएफ नोट्स मिल पाएगा, और पीछे वाला जो क्लास हो गया है वो भी मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे, 6 से 10 तक मिल जाएगा एनसीईआरटी आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों, आपका 18 नंबर जो सिलेबस है उसी अनुसार आपको दिया जाएगा। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटा करके 18 कर दिया है। देखिए अभी हम लोग जो वोट देने की उम्र क्या है, न्यूनतम 18 साल है, और मैक्सिमम तो बुढ़ारी तक देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। खटिया पर टंगा के जाते हैं लोग और जाकर के वोट देते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम कितनी है, 18 साल है, मैक्सिमम कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो ये पहले 21 था, है ना, जब हमारा संविधान बना था तो 21 साल रखा गया था, लेकिन बाद में घटा करके 18 कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। 61वें संविधान संशोधन, जी हाँ 61वें संविधान संशोधन बिल्कुल सही है आप सभी का। और ये कब हुआ, कब था, तो आपका 1989 में हुआ था 61वें संविधान संशोधन, ठीक ना, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है भाई साहब, तो 69वां संविधान संशोधन जो है ये संबंधित है 1991 में हुआ था, और ये संबंधित है दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। 1991 में हुआ था 69वां संविधान संशोधन और दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 63वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई साहब, तो ये हुआ था 1990 में। और अगर कहे 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1992 में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट संपादक थे। हिंदू पेट्रियाट जो है इसके संपादक कौन थे। देखिए यहां पर नील आंदोलन है, देखिए नील आंदोलन से पूछा जाएगा दोस्तों ये कब हुआ था, जल्दी से बताइएगा। 2-3 दिन पहले हम बताए थे नील आंदोलन कब हुई थी। तो हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे दोस्तों आपको हरीश चंद्र मुखर्जी, है ना, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। और नील आंदोलन हुआ था 1859 ईस्वी में, है ना। तो 1859 याद रखना है, ये आपको बार बार पूछा जाता है। नील आंदोलन, आपका संथाल विद्रोह कब हुआ था, मुंडा विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था, कहां हुआ था, ये सारे हम बताते रहते हैं दोस्तों। और आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब सवाल क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और इस बार भी पूछेगा, आप देखिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। प्रश्न निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कह रहा है कि हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, बताइए। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, क्या होगा, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक।
आपका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग, और ये हुआ था आपका 1906 में तो सबसे स्वराज की मांग की गई थी, है ना, 1906 में, है ना। उससे पहले ही आपका ये स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था आपका 1906 में दोस्तों, आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा 1906 नहीं, उससे पहले ही किया गया था आपका सॉरी। अगला प्रश्न है आपका कि श्रम गहन उद्योग वह है, बताइए श्रम गहन उद्योग कौन सा है। श्रम गहन उद्योग आप किसको कह सकते हैं, तो श्रम गहन उद्योग का मतलब क्या होता है, यानी कि जहां श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, गलत है। अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है या श्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती है, यह भी गलत है। सी नंबर आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रम गहन उद्योग का मतलब होता है कि अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है दोस्तों, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो दी गई थी दोस्तों, एडम स्मिथ, बिल्कुल गलत। कार्ल मार्क्स, ये भी गलत। किन्स, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा हमारा रेगनर नर्क्स के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। कह रहा है कि वेद त्रयी कहा जाता है ना। देखिए यहां पर ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, वेद हमारे कितने हैं, 4 हैं, लेकिन वो कौन से 3 वेद हैं जिनको संयुक्त रूप से दोस्तों वेद त्रयी कहा जाता है, वो हमारे कौन से हो जाएंगे, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, गलत है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गलत है, क्योंकि अथर्ववेद उसमें नहीं आएगा, है ना। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जिसमें है उसको गलत कर दीजिए। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही, जिसको सम्मिलित रूप से आपको वेद त्रयी कहा जाता है, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके मित्र होंगे, क्योंकि बहुत सारे मित्र होंगे आपके, है ना, एक स्कूल में कम से कम 15 टीचर हैं, ठीक है, तो सभी को क्या करना है, आपको शेयर कर देना। जो भी एग्जाम देंगे उनको करना है ना, जो नहीं देंगे उनको क्या करिएगा। प्रश्न है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है ना। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को कौन दर्शाता है, फिलिप्स वक्र या लॉरेंज वक्र या लाफर वक्र या फिर कुजेट्स वक्र। आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ए नंबर, फिलिप्स वक्र ये दर्शाता है दोस्तों। और इसका जो आपका ग्राफ होगा वो इस प्रकार से इसका ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कहीं ग्राफ पूछ ले तो ध्यान रखना है। ऐसे इकोनॉमिक्स तो कम ही आशा है कि इकोनॉमिक्स पूछेगा। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर की बुग्याल और प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए ये घास के मैदान है और ये भारत में है दोस्तों, ठीक है। बुग्याल और प्याल जो आपके घास के मैदान है ये कहां पाए जाते हैं, तो ये भारत के घास के मैदान है, और ये भारत में कहां पाए जाते हैं दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये हमारा भारत का मानचित्र है, और भारत के मानचित्र में आपको दिखेगा यहाँ पर एक राज्य है उत्तराखंड, है ना। ये राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में ही आपको देखने को मिलेगा बुग्याल और प्यार घास के मैदान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है दोस्तों, ठीक है। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन होने से क्या हो रहा है, अब देखिए कभी कभी क्या है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कभी कभी क्या है बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। ठंडा का जो है वो पीरियड घटते जा रहा है ना। पहले ठंडा 3-3 महीना तक ठंडा पड़ता था, 2-2 3-3 महीना, लेकिन अब क्या है कि 10 दिन ठंडा पड़ता है और 10 दिन के बाद ठंडा खत्म, ठीक है। अभी देखिए 10 दिन पहले कितना जबरदस्त ठंडा था दोस्तों, अभी देखिए कितना जबरदस्त धूप निकल रही है, गर्मी लग रहा है, ठीक है। तो ये है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ रही है। कोनो साल देखिएगा बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कभी बहुत कम बारिश हो रही है। हमारा पर्यावरण इतना पोल्यूटेड हो रहा है, आपका जो शहर है वो रहने लायक नहीं है, ठीक है, लेकिन मजबूरी है कि यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये ग्रीन हाउस जो परिवर्तन, इसका कारण मुख्य क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसें इसका मुख्य कारण है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है ये भी मुख्य कारण है, प्रदूषण इसका मुख्य कारण है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27 सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है। देखिए कर 2 प्रकार के, एक तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, एक अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन से हैं, है ना, तो प्रत्यक्ष कर इनमें से हो जाएंगे, एक तो निगम कर हमारे प्रत्यक्ष कर है, और एक दोस्तों हमारा हो जाएगा आपका व्यक्तिगत कर, है ना। ये दोनों हमारा प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर हमारा यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। प्रश्न है कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। देखिए पारिस्थितिकी जो शब्द है ये किसने दिया था, ये पूछ रहा है। टांसले के द्वारा, हैकेल के द्वारा, एडवर्ड स्वेस के द्वारा या फिर लिंडेमन के द्वारा। तो ये बिल्कुल
आसान सवाल है और कई बार हम बता चुके हैं, तो सब लोग का बिल्कुल सही है। हैकेल महोदय जो हैं, है ना, हैकेल जो महोदय हैं, इन्होंने ही पारिस्थितिकी शब्द दिए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 29 नंबर। 29 सवाल कह रहा है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए ध्वनि जो होती है ना, हम जो बोल रहे हैं क्या है, ध्वनि है। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं और ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होता है दोस्तों वो ठोस में होता है, ठीक है। सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में और उसके बाद होता है गैस में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस, फिर द्रव्य, फिर गैस। तो यहां पर ठोस देख लीजिए, 0 डिग्री वायु में गलत है, 100 डिग्री वायु में गलत है, जल में गलत है, लकड़ी में, लकड़ी हमारा क्या है, ठोस होता है, तो लकड़ी में यहां पर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी नंबर, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर, और फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है, ठीक है। प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है ये आपको बताना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे, प्रत्यास्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये कई बार दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, बताइए। वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, तो वनस्पति पादप जगत का, है ना, पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। तो वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा जो समूह है, थाइलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है या आर्थ्रोपोडा है। क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका थाइलोफाइटा, ठीक है। थाइलोफाइटा जो है दोस्तों ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर। प्रश्न है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है ना। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, पिरामिड देखे हैं, है ना। तो पिरामिड तो देखे होंगे आप लोग इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से पिरामिड होता है। तो पूछ रहा है हमें ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये कैसा होता है, तो ये हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमेशा सीधा पिरामिड किसका होगा, बताइए। तो ऊर्जा को तो हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा किसका होगा दोस्तों ये बताना है। सीधा हो जाएगा ऊर्जा का, तो हमेशा जो उल्टा होता है ये होता है आपका समुद्री जीव भार का, ठीक है। समुद्री जीव जो भार है ना, इसका जो पिरामिड होता है ये हमेशा उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में क्रांतियों में कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। बहुत सारा यहाँ पर क्रांति दिया गया है ना, खाद, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, उर्वरक क्रांति, है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, पीली क्रांति, ठीक है, भूरी क्रांति। तो बताइए आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो खाद होता है दोस्तों ये हरित क्रांति बिल्कुल ठीक है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति ये भी बिल्कुल ठीक है। उद्यान दोस्तों ये सुनहरी क्रांति ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो कुक्कुट पालन है ये भूरी क्रांति नहीं, कुक्कुट पालन होता है मुर्गी क्रांति। इसको मुर्गी उत्पादन में आपको वृद्धि करने के लिए दोस्तों कुक्कुट पालन किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मुर्गी, है ना, चिकन खाते हैं ना, तो वही वाला हो जाएगा आपका, ठीक है, मुर्गी या बत्तख पालन, ठीक है, याद रखिएगा। मुर्गी या बत्तख पालन जो है ये आपको कुक्कुट पालन होता है, ठीक है। चलिए ये आपको ध्यान रखना है। और भूरी क्रांति से क्या संबंधित होगा, तो भूरी क्रांति हो जाएगा दोस्तों उर्वरक, है ना। तो उर्वरक उत्पादन जो है वो भूरी क्रांति से संबंधित है आपका, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 सवाल कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य आपको बताना है घटते क्रम में। बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि आप लोग को भी जनगणना से दोस्तों कम से कम 1 या 2 या 3 सवाल तक पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 तो कंफर्म मानिए कि 2 सवाल आपको जनगणना से जरूर पूछेगा और 2011 वाला ही पूछेगा। ये बहुत बढ़िया बात है ना, क्योंकि नया डाटा अभी आया नहीं है, ठीक है। चलिए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले घटते क्रम में कौन कौन हो जाएंगे, तो सबसे अधिक केरल में है, सबको पता है। केरल के बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। केरल में कितना है, तो 1084 है। केरल का लिंगानुपात 1084, तमिलनाडु का लिंगानुपात 995 और आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात हो जाएगा हमारा 992। तो ये तीनों का क्रम से आप लिंगानुपात भी याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे कम लिंगानुपात तो हो जाएगा पंजाब का, हरियाणा का, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला हो जाएगा पुदुचेरी जो है आपको 1176। राज्य और केंद्र शासित अगर मिला करके पूछे दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात हो जाएगा हमारा हरियाणा और सबसे अधिक हो जाएगा हमारा कौन, तो पुदुचेरी। अगला प्रश्न चलते हैं
प्रश्न नंबर है 35 नंबर। 35 नंबर यहाँ पर आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, एक तरफ दिया गया है बांध और दिया गया है नदी, है ना। कौन से बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, ये बार बार आपको पूछा जाता है। जैसे कि तिलैया बांध, तिलैया बांध आप किस पर बनाया गया है, तो ये बराकर पर बनाया गया, इसको मिला लीजिएगा। पंचेत बांध बनाया गया है दामोदर नदी पर, इसको मिला लेना है। वान सागर बांध जो बनाया गया है ये सोन नदी पर बनाया गया है, और रंजीत सागर बांध ये रवि नदी पर बनाया गया है। यानी कि 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक। कोई दिक्कत इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। सोन नदी दोस्तों कहां से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है भाई, ध्यान रखिएगा। और रावी नदी पंजाब से, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 36 नंबर। प्रश्न एक, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है, लैंड लॉक, यानी कि चारों तरफ भूमि से घिरे हुए देश। तो स्थल रुद्ध उरुग्वे नहीं, उरुग्वे लैंड लॉक नहीं है, ठीक है। वेनेजुएला ये भी लैंडलॉक नहीं है, कोलंबिया ये भी लैंडलॉक नहीं है, पराग्वे हमारा लैंडलॉक है, और एक और देश है हमारा बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया जो है दोस्तों, है ना, ये जितने भी देश दिख रहे हैं ना आपको, ये दक्षिण अमेरिका के देश है ना। दक्षिण जो अमेरिका महादेश है ना, दक्षिण अमेरिका महादेश में ये 2 देश आपको याद रखना है, पराग्वे और बोलीविया। ये 2 ऐसे देश हैं जो स्थल रुद्ध देश है दक्षिण अमेरिका के। ये मात्र 2 ही देश है, इसलिए कह रहे हैं कि दोनों याद रखिएगा। पराग्वे और बोलीविया जो है ये दक्षिण अमेरिका के 2 स्थल रुद्ध देश हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 कि ग्रैंड कैनियन घाटी किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। ग्रैंड कैनियन घाटी, देखिए घाटी जो बनता है वो नदी से द्वारा बनता है। तो ग्रैंड कैनियन एक नदी है दोस्तों, ग्रैंड कैनियन एक घाटी है। तो किस नदी की धारा से बनी है, तो ये कोलोराडो नदी, है ना। ये कोलोराडो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जाता है। तो कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री से भी ध्यान रखिएगा, वहां से भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। कौन सी समिति है, बहुत सारे समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। जैसे कि आपको थुंगल समिति है, एल.एम. सिंघवी समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, थुंगल समिति है, कृष्णन समिति, बहुत सारे समिति जो है दोस्तों वो आपको पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन कौन से नहीं है, तो दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये पंचायती राज से नहीं है। तो आखिर ये है किससे, तो ये है चुनाव आयोग से, चुनाव सुधार से दोस्तों, चुनाव सुधार से संबंधित है आपको दिनेश गोस्वामी समिति आपका, ठीक है। कोई दिक्कत, अब वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा भैया, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर के, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, है ना। तो सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी दोस्तों, ये किस किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, ये पूछ रहा है आपको, है ना। तो वो अधिनियम था आपको भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा दोस्तों सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1909 मार्ले मिंटो सुधार, है ना, वो भी आपको ध्यान रखना है, मुसलमानों के लिए, और ये था सिखों के लिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की। नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, या प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे किसकी नहीं की थी, क्या पूछ रहा है हमसे, हाँ 40 नंबर था, किसकी नहीं की थी दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी नंबर, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान जो समिति थी इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो सरदार पटेल के द्वारा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दोस्तों ये किया गया था प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता, ठीक है। बाकी संघ समिति आपका, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्यु दंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। थोड़ा सा सवाल टेढ़ा घुमा दिया है ना। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वो कौन सा संवैधानिक पीठ था जिसमें दोस्तों वो फैसला सुनाया गया कि मृत्यु दंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ये हो जाएगा आपका बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980,
ठीक है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर कि लव स्लैम सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए कुछ शब्द यहां पर है जैसे लव, है ना, तो वो लव मत समझ जाइएगा, ठीक है। ये स्मैश या सर्विस, ये जो शब्द है दोस्तों ये किस खेल में है, ये लॉन टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। ये लॉन टेनिस से आपकी संबंधित है। और अगला सवाल हम चलते हैं, सवाल नंबर है आपका 43 नंबर। 43 नंबर के टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। टाइलर पुरस्कार साहित्य में, खेल में, पर्यावरण में या शांति में, है ना। टाइलर पुरस्कार जो दिया जाता है ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 नंबर कि किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इटालियन ऑफ द ईस्ट जो कहा जाता है ये किस भारतीय भाषा को कहा जाता है, बांग्ला को, तमिल को, तेलुगु को, मैथिली को। तो ये कहा जाता है आपको तेलुगु भाषा को दोस्तों, ठीक है। तेलुगु भाषा को कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा तो आपको पता है कि हिंदी है ना, याद रखिएगा। प्रथम नंबर पे आपका हिंदी है, सबसे ज्यादा बोली जाती है। दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी आपका बांग्ला, है ना, दूसरी सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा है। और तीसरी अगर पूछे दोस्तों तो हो जाएगा मराठी, है ना। मराठी जो भाषा है ये तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो पहला हिंदी, दूसरा बांग्ला और तीसरा मराठी। अगला प्रश्न है, और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था, है ना, 1953 में। अगला प्रश्न है कि सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो सारनाथ के धामेक स्तूप का जो निर्माण हुआ था ये किस काल में हुआ था। 45 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, मौर्य, शुंग, कुषाण या गुप्त। तो ये हुआ था दोस्तों आपको मौर्य काल में। और मौर्य काल में ये किसने किया था, तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था, तो 249 बीसी में हुआ था, ठीक है। तो 249 बीसी में धामेक स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। और काल पूछे तो मौर्य वंश। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46 नंबर, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है। देखिए चंद्रगुप्त की कह रहा है बंगाल पर जो विजय हुआ था ये किस अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। तो अहनानुर अभिलेख, पुरनानुर अभिलेख या महास्थान, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा महास्थान। या फिर इसी को कहा जाता है महरौली, है ना, इसी को कहते हैं महरौली अभिलेख भी, है ना। तो ये नाम आपको थोड़ा सा बदल दिया है तो आप घबराइएगा नहीं। महरौली अभिलेख से दोस्तों पता चलता है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 47 नंबर की चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था, है ना। चोल क्या था, एक तमिल था, है ना, दक्षिण भारत का था। तो चोल जो है दोस्तों इसका राजकीय चिन्ह क्या था, इसका राजकीय चिन्ह था आपका बाघ। क्या था, बाघ इसका राजकीय चिन्ह था। और जो धनुष है ना, धनुष जो है दोस्तों ये किसका राजकीय चिन्ह था, ये चेरा वंश का राजकीय चिन्ह था। अगर मछली कहे तो मछली हो जाएगा पांड्य वंश का, ठीक है। मछली कहे तो अगर मछली हो जाएगा पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है। एलोरा की गुफा कहाँ है, एलोरा की गुफा दोस्तों आपको मिलेगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, है ना। एलोरा की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और एलोरा की गुफाओं को किसने बनाया था दोस्तों, तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था एलोरा की गुफा। और इसमें दोस्तों आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तीनों का दोस्तों इसमें आपको मिलेगा गुफा दोस्तों, है ना, कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों का आपको इसमें गुफा बनाया गया है। आप जाकर के देखिएगा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। देखिए गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। तो इनके पहले बाद में महात्मा जोड़ा गया, महात्मा गांधी। तो महात्मा किसने जोड़ा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी, याद रखना है ना। तो टैगोर, आप ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों महात्मा की उपाधि दी गई थी। और ये कब दिया गया था, तो ये दिया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1919 में ये दिया गया था आपको टैगोर जी के द्वारा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका 50 नंबर सवाल है, कह रहा है कि भारत में मुस्लिम शासन को
किस शासक ने आरंभ किया था? मुस्लिम शासन, है ना, भारत में बहुत दिन शासन किया मुस्लिम शासन। आखिर उसको शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह या मोहम्मद गोरी? तो शुरुआत करने वाला था ये मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये मोहम्मद गोरी ही शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं। अच्छा, तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। देखिए कुछ यहाँ पर हम महत्वपूर्ण और भी आपके लिए वन लाइनर हम लेकर, अभी आपको भागना नहीं है, अभी आपके लिए और भी बहुत महत्वपूर्ण कुछ यहाँ पर आपको 20-25 सवाल और है जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो जैसे कि पूछेगा आपको गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो अल्पतगीन। ठीक है, अल्पतगीन जो है ये गजनी साम्राज्य के संस्थापक है। महमूद गजनी जो थे ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। आपसे पूछता है एग्जाम में कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन से रहते थे दोस्तों? तो इसके दरबार में रहने वाले थे अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी। ये चारों पूछा जाता है ना। सीधा पूछेगा आपको कि अलबरूनी किसके दरबार में? महमूद गजनवी। फिरदौसी किसके दरबार में? महमूद गजनवी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? भैया ये जबरदस्त था दोस्तों, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, खूब लूटा था भारत को। ठीक ना, बहुत लूटा था इन्होंने। गजनी ने भारत पर कितना बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। आखिर कह रहा है कि पहला आक्रमण कब किया था? तो पहला आक्रमण इन्होंने किया था 1000 ईस्वी में, और अंतिम आक्रमण कब किया था? तो 1027 ईस्वी में इन्होंने अंतिम आक्रमण किया था। ठीक है, तो पहला भी याद रखना है और 1025 भी याद रखना है जो सोमनाथ मंदिर पर किया था, है ना, जो गुजरात में है, और 1027 में ये अंतिम बार आक्रमण किया था। तो टोटल ये 17 बार आक्रमण किया था, उनमें से ये 3 आक्रमण के भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कुछ है आपको गौरी से कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में, और इसने दूसरा आक्रमण किया था 1178 में, पाटन गुजरात पर किया था, और इस समय वहां का शासक भीम द्वितीय था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, चलिए अगला कुछ जो युद्ध है, ये तीनों चारों युद्ध जो है ना कई बार पूछा गया, आप देखे होंगे एग्जाम में। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध है, ये 2 युद्ध हुआ था तराइन वाला। तो प्रथम युद्ध हुआ था 91 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। प्रथम किसके बीच हुआ था? तो गौरी और पृथ्वीराज, और दूसरा भी हुआ था गौरी और पृथ्वीराज। प्रथम में दोस्तों चौहान विजयी रहा था, है ना, पृथ्वीराज चौहान जीता था प्रथम जो हुआ था आपका तराइन का युद्ध, लेकिन दूसरा में चौहान हार गए और गौरी विजय हुआ था। ठीक है, उसके बाद हुआ था एक और युद्ध, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजय हुआ था दोस्तों आपका। ठीक है, तो ये 3 युद्ध आपको यहां से याद रखना है जो आपको पूछेगा। उसके अलावा है अभिलेख, कुछ महत्वपूर्ण जो अभिलेख है ये किसके शासनकाल में ये बना था ये आपको पूछ रहा है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन के द्वारा, नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभी के द्वारा, बलश्री के द्वारा, या भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण लास्ट में भी आपको दे दिए हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताना है। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र इसमें आपको 351 आपको चार्ज है। 9 बजे से आपकी डेली क्लास चलती है, और ये 351 आपको कैसे पे करना है? तो इसको पे करने के लिए आपको है ना, गूगल पे, फोन पे आप चलाते होंगे, पेटीएम अब नहीं कीजिएगा क्योंकि पेटीएम बैन होने वाला है। ठीक है, तो पेटीएम अगर वॉलेट में आपका पैसा वगैरह है तो उसको निकाल लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं, इसको निकाल लीजिएगा। मात्र 351 दोस्तों आपको इसमें चार्ज है ना। जहां आपको दोस्तों क्या करना है, फोन पे या गूगल पे के माध्यम से आपको इस नंबर पे करना है, और पेमेंट करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, जहां मैं आपको ग्रुप दे दूंगा, ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और फिर आपको पर्सनली सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लगभग दोस्तों अभी आपको 150 पीडीएफ मिलेगा, है ना। जैसे ही आप हमारे यहाँ जुड़ते हैं तो 150 पीडीएफ आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, सारे पीडीएफ को ना याद कर जाइएगा। गारंटी कहते हैं कि आपकी रिजल्ट 100% होगी, 100% आपकी रिजल्ट होगी, और आपका अच्छा मेरिट आएगा। रिजल्ट तो होवे करेगा, उसके साथ साथ मेरिट में आना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको जिला भी लेना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। ये नंबर है 78 57 82 43 10।
और यही हमारा व्हाट्सएप भी है, जहां आप हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। आप पेमेंट किसी भी नंबर से कर सकते हैं, है ना, आपका जो नंबर है उससे भी कर सकते हैं, जो आपका व्हाट्सएप है। अगर आपका व्हाट्सएप जो आपका नंबर है उससे अगर आप फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे नंबर से भी कर सकते हैं, अपने यार दोस्त के नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका व्हाट्सएप होगा उससे हमको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि क्योंकि आपको पढ़ना है ना, इसलिए आप अपने नंबर से हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा। पेमेंट आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, आज़ादी है, आप मार्केट से भी करा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास, है ना। अगर आपको राज्यकर्मी बनना है तो आप जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आपको राज्यकर्मी बनना है तो क्लास अभी आप ज्वाइन करें, 100% आप राज्यकर्मी बन जाइएगा। और राज्यकर्मी बनने के लिए ना ये सक्षमता परीक्षा आपको देनी पड़ेगी और फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। आप अपना जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर लीजिए और आपकी एग्जाम भी 26 फरवरी से शुरुआत होने वाली है, तो ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, 25 दिन अभी आपके पास समय है, 20-25 दिन, इतना में आप 100% आप तैयारी हो जाएगी। ठीक है, 1-2 घंटा आप समय निकालिएगा, आपको ज़्यादा इधर उधर ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जितना मैं दूंगा, जितना मैं करा दूंगा उतना आपको कर लेना है, आपका नंबर आ जाएगा, आप आराम से दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास, फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय। और एक बात, जाते जाते आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।